हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के क्वेश्चंस। ओके, सो देखिए दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देन वी फाइंड आउट द आंसर। अ ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड, जो टेम्परेचर दिया हुआ है आइस का वो -10 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, इज स्लोली हीटेड एंड कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द फिनोमिनन क्वालिटी। ओके, देखिए यहां पर टेम्परेचर और हीट सप्लाइड में कर्व बना हुआ है। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप समझिए कि जो टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी भी कर्व में अगर हमने वहां पर -10 बोला है, ठीक है, तो ये वाला टेम्परेचर क्या होगा, दिस इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन तो सेकंड ऑप्शन तो आपका हट गया। ओके, यहां पर इन दो ऑप्शनों को देखें, थर्ड और फोर्थ को। थर्ड वाले केस में जो टेम्परेचर है वो -10 काफी देर तक रहा है, ठीक है, तो -10 के बाद टेम्परेचर को आपको कहां तक लाना है, -10 के बाद टेम्परेचर को कहां तक लाना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और 0 डिग्री कैसे होगा, देखिए -10 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होगी पहले वो कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस में। ओके, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। इसी तरह से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस जो है वो कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। ओके, देन क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। ओके, और कहां तक हमको लेके जाना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम तक लेके जाना है। ओके, देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है वो कन्वर्ट होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम में। तो इतने प्रोसेस होने चाहिए जितने मैंने यहां पर लिखे। ओके, और ये दो जो प्रोसेस हैं, ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस, इसमें केवल और केवल क्या चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप फर्स्ट को देखें तो फर्स्ट वाले केस में ये -10 अगर हम लेके चल रहे हैं तो -10 से 0 ये वाला हो गया एक, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदल रही है, तो यहां से टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, देखिए, देन अगेन टेम्परेचर चेंज हुआ, और ये, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, देखते हैं। द पोर्शन ए बी, पोर्शन कौन सा है, ए बी, ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ मैटर डिनोट्स। ठीक है, वो क्या डिनोट कर रहा है, देखिए ऑप्शंस लिखे हैं, द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, चेंज फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। ओके, चेंज फ्रॉम गैसियस स्टेट टू लिक्विड स्टेट। सबसे पहले बात को समझें कि यहां पर लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, इस केस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ओके, और यहां पर सबसे पहले देखिए ए बी प्रोसेस में क्या हो रहा है, ए बी प्रोसेस में अगर देखें तो वॉल्यूम चेंज जो हो रहा है वेरी लेस एज कंपेयर टू प्रेशर। ओके, प्रेशर अगर देखें चेंज। ओके, तो ऐसे प्रोसेस को जहां पर प्रेशर चेंज हो रहा हो और वॉल्यूम बहुत कम चेंज हो रहा हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ओके, तो यहां पर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर, दैट इज नॉट करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं। अ सॉलिड सब्सटेंस इज एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सॉलिड सब्सटेंस किस पे है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। टू दिस सब्सटेंस heat energy is supplied at constant rate. The temperature versus time graph is shown in the figure. किसका ग्राफ दिया हुआ है, टेम्परेचर और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। The substance is in the liquid state for the portion. आपको ये पता करना है कि जो ये लिक्विड है वो कौन से स्टेज में होगा। ओके, देखिए इस केस में पहले कितने पे है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको जाना कहाँ है, लिक्विड स्टेट। द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेज। अच्छा, लिक्विड स्टेज में कहां सब्सटेंस होगा, देखिए यहां पर ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपको, ओके, ये 30 है, ये 60 है, और यहां पर देखो, यहां से दिस इज 60, दिस इज 210। ओके, तो यहां पर कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, ये जब टेम्परेचर बढ़ेगा 60 से 210, 60 से 210 में क्या होगा, 60 से 210 में दो चीजें हो रही होंगी। ओके, कौन कौन सी दो चीजें हो रही होंगी, सॉलिड से अगर आप समझें तो यहां पर ये
अगर सॉलिड सब्सटेंस है तो यहां पर ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा होगा, और लिक्विड से यहां पर क्या हो रहा होगा, यहां से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा और इसके बाद क्या होगा, डी से ई, अगर हम डी से ई के बारे में बात करें तो वो लिक्विड से वेपर में हो रहा होगा। किस में हो रहा होगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस द सब्सटेंस ऑफ द लिक्विड स्टेट किस स्टेज में है, C2D, इस वाले केस में ऑप्शन नंबर 2 C2D। क्लियर हो गई बात। ऐसे कर आपको देखने आने चाहिए, ओके, ऐसे कर आपको देखने आने चाहिए, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द वेरिएशन ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर विद टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए वाटर की डेंसिटी, सबसे पहले याद कर लीजिए कि वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग, यहां पर देखिए टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में डेंसिटी बढ़ गई है, ठीक है। ये दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ओके। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए टेम्परेचर जो हो रहा है बढ़ रहा है और डेंसिटी घट रही फिर एकदम बढ़ गई है, ऐसा नहीं होता है, ओके। इस वाले केस में ये कुछ ऐसा कर्व बना रहा है, एक टेम्परेचर पर 2 डेंसिटी है। अगर आप एक लाइन खींचो यहाँ पर तो एक टेम्परेचर पर कितनी हो रही है, 2 डेंसिटी, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी घट रही है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी घटती हुई चली जाएगी, तो दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, अ बाइमेटेलिक स्ट्रिप इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड स्टील। एल्यूमिनियम और स्टील की बाइमेटेलिक स्ट्रिप, मतलब ये स्ट्रिप बनी हुई है, ठीक है, और इसमें दो मटेरियल्स हैं, ठीक है। एक एल्यूमिनियम है, एक साइड एल्यूमिनियम कह दीजिए आप, ठीक है, ये मैंने एल्यूमिनियम कह दिया और दूसरा कह दिया है स्टील, दिस इज अ स्टील, ओके। एल्यूमिनियम एंड स्टील आर गिवन, ओके। तो अब हमको ये दिया हुआ है कि अल्फा जो है, ठीक है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, जो एल्यूमिनियम का है वो ज्यादा है, ओके। ऑन हीटिंग द स्ट्रिप को जब आप हीट करोगे तो क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखो क्या है कि जब स्ट्रिप को आप हीट करोगे तो एल्यूमिनियम बढ़ने की कोशिश करेगा, एल्यूमिनियम ज्यादा बढ़ने की कोशिश करेगा क्योंकि उसका अल्फा ज्यादा है, स्टील उसके कंपेयर में कम बढ़ेगा, तो एक्चुअली में इसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखिएगा ये कुछ ठीक है ऐसा करके बन जाएगा। स्टील वाला इधर है, स्टील वाला चाहेगा कि वो कम बढ़े और एल्यूमिनियम वाला चाहेगा कि वो बढ़ जाए, ओके। तो इस केस में देखते हैं, रिमेन स्टेट नो, गेट ट्विस्टेड का मतलब ऐसा ट्विस्ट हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। विल बेंड विद एल्यूमिनियम ऑन कॉनकेव साइड, एल्यूमिनियम कहां होना चाहिए, कॉनकेव साइड में, नहीं एल्यूमिनियम कॉनकेव साइड में नहीं है, ठीक है। विल बेंड स्टील ऑन कॉनकेव साइड, यस स्टील इज ऑन द कॉनकेव साइड, सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, अ यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड रोटेट्स अबाउट इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर with constant angular speed. If it is heated uniformly to raise its temperature slightly, its speed of rotation increases, its speed of rotation decreases, its speed of rotation remains same, its speed increases because it moves, its moment of inertia increases. Okay, देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक यूनिफॉर्म मेटेलिक रॉड है, ठीक है, वो अपने एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर रोटेट कर रही है। तो इस केस में आप सबसे पहले कहो कि देखो आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो इट मींस यू कैन से एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, AMC लिखा हुआ है मैंने, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, ओके। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हो I1 ओमेगा 1, ठीक है, इनिशियली जब आपने हीट नहीं किया है, इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 जब आपने हीट कर दिया है। अच्छा, अब ये कह रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ओके। तो I का फॉर्मूला जो होता है दैट इज 1/12 ml² होता है। तो इस बात को समझो, जब आपने हीट किया होगा, ओके, जब आपने हीट किया होगा तो उस केस में व्हेन हीटेड, ओके, जब आप हीट करोगे तो आप लिखो कि I2 इज ग्रेटर देन I1। क्यों I2 इज ग्रेटर देन I1? बिकॉज लेंथ जो है उसकी बढ़ जाएगी, ये L, तो I2 इज ग्रेटर देन I1, इट मींस W2 इज लेस देन W1। तो देखते हैं कुछ लिखा हुआ ऐसा,
द स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीजेस, नो द स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस, यस द स्पीड ऑफ रोटेशन रिमेन सेम, नहीं ऐसा नहीं है, द स्पीड इंक्रीजेस बिकॉज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट्स स्पीड इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीज नहीं हुई है, स्पीड क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। सो इन दिस केस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन एल्यूमिनियम स्फीयर इज डिप्ड इनटू वाटर। एल्यूमिनियम स्फीयर है जो डिप्ड किया गया है किसमें, वाटर में, डिप्ड इनटू द वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, उनमें से कौन सा करेक्ट है इसके बारे में बताना। देखिए जब एल्यूमिनियम स्फीयर को डिप किया गया वाटर में तो देखिए क्या लिखा है, बाउंसेस फोर्स विल बी लेस okay in water at 0 degree centigrade then in water at 4 degree centigrade। okay next लिखा हुआ है bounces force will be more in water at 0 degree centigrade and then that in water at 4 degree centigrade। okay bounces force in water is 0 degree centigrade will be same as this as 4 degree centigrade। bounces force may be more or less। okay देखो क्या होता है, सबसे पहले जो अभी मैंने आपको बताया कि डेंसिटी जो होती है किसकी, वाटर की, कब ज्यादा होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो अगर हम फोर्स के बारे में बात करें तो F इज इक्वल टू, ओके अगर हम बाउंसेस फोर्स के बारे में बात करें तो क्या होता है, बाउंसेस फोर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G। ओके दिस इज द फोर्स, मास इनटू ग्रेविटी। ओके यहां पर क्या हमको मालूम है कि वाटर की जो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो डेंसिटी ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगा, बाउंसेस फोर्स भी लेस इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड देन, हाँ ठीक है बिल्कुल सही बात है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखते हैं। एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड क्या होगा, देखिए टेम्परेचर पे टाइम पीरियड, ठीक है, T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो एक्चुअली में अगर टाइम पीरियड के बारे में बात करें तो टाइम पीरियड हमारा सिंपली लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। ओके जी जो है एक कांस्टेंट है, 2 पाई एक कांस्टेंट है। देखते हैं ऑप्शंस क्या लिखे हुए हैं। इंक्रीज एट इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेज इवन दो इट्स सेंटर ऑफ मास स्टिल रिमेन एट द सेंटर ऑफ द बॉब। देखो सेंटर ऑफ द मास जो होगा वो बॉब का सेंटर में ही रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग का हम जो इस केस में कह रहे होंगे तो उस स्ट्रिंग की हम लेंथ मास भी नहीं ले रहे हैं। ओके तो अगर आप लेंथ इंक्रीज भी कर देते हो, मान लो ये आपकी पहली सिचुएशन है, ओके और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, ओके इस केस में, ठीक है, तो आपने जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया होगा तो ये ऐसा हो गया। लेकिन इस केस में जो सेंटर ऑफ मास यहां था और इसका सेंटर ऑफ मास यहां था, हम जो लेंथ लेंगे वो यहां से यहां लेंगे, ठीक है, सेंटर ऑफ मास रिमेन वहीं पर रह रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ओके अल्लाह का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं जो दूसरे दिए हुए हैं। डिक्रीज एट इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेज, नहीं डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इंक्रीज एट इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेज ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास बिलो द बॉब, नहीं सेंटर ऑफ द मास इज नॉट अ प्रॉपर्टी यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिक्रीजेज एट इट्स इफेक्टिव लेंथ इंक्रीजेज, फिर से वो गलत बात लिखी हुई है कि डिक्रीज तो हो ही नहीं सकता और इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है हीट इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम एंड ऑर्डर्ड मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। फोर्थ लिखा हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन इन some cases and kinetic energy of orderly motion in other cases। सिंपली इस केस में आपको ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है और इस केस में आप कह सकते हो कि हीट इज एसोसिएटेड विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है द रेडियस ऑफ अ मेटल स्फीयर एट रूम टेम्परेचर इज T, ठीक है। एक हमारे पास क्या दिया हुआ है सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। द रेडियस ऑफ द मेटल स्फीयर, एक मेटल स्फीयर दिया है, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर T पर उसकी रेडियस R है एंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज अल्फा। ओके द स्फीयर इज हीटेड ए लिटिल बाई टेम्परेचर डेल्टा T सो दैट इट्स न्यू टेम्परेचर इज T प्लस डेल्टा T। ओके द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। देखिए जैसे हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा L
इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, उसी तरह से फॉर्मूला होता है डेल्टा ऑफ वी इज इक्वल टू वी बीटा डेल्टा टी। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और एक और बात हमको मालूम होनी चाहिए कि बीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये बात हमको पता होनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं डेल्टा वी इज इक्वल टू, वी को हम लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यू। ओके, और बीटा को लिख सकते हैं 3 ऑफ अल्फा, और टी को लिख सकते हैं डेल्टा टी, जो हमारा टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ओके, तो हमसे पूछा गया है द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, इंक्रीज इन द वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी ही पूछा गया, तो 3 से 3 कैंसिल कर दो। ओके, तो हमारा जो आंसर आना चाहिए दैट इज 4 पाई आर क्यू अल्फा डेल्टा टी, दैट इज डेल्टा वी। ओके, सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। और अगर ये ऑप्शन हम देखें तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है देखते हैं। अ स्फीयर, अ क्यूब एंड अ थिन सर्कुलर प्लेट। ओके, स्फीयर है, क्यूब है और सर्कुलर प्लेट है, ऑल ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम मास आर इनिशियली हीटेड टू अ सेम हाई टेम्परेचर, मतलब उन्हें सेम टेम्परेचर दे दिया गया है, सेम मटेरियल है, सब कुछ है। अब इसमें हमको पूछा क्या गया है, पहला ए ऑप्शन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि प्लेट विल कूल फास्टर एंड क्यूब द स्लोअर। ओके, सेकंड कह रहा है स्फीयर विल कूल फास्टर एंड क्यूब द स्लोएस्ट। थर्ड कह रहा है प्लेट विल कूल फास्टर एंड स्फीयर द स्लोएस्ट। ओके, फोर्थ कह रहा है क्यूब विल कूल फास्टर एंड प्लेट। देखो, इस केस में आपको ये समझना पड़ेगा कि किसका सरफेस ज्यादा होगा। जैसे प्लेट है, ओके, तो प्लेट अगर आप बनाओगे तो उसकी थिकनेस बहुत कम होगी, तो उसकी सरफेस बहुत ज्यादा होगी, तो अगर उस पर अगर आप सिंपल से समझो कि वो उसका एक्सपोजर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लेट वाले केस में आपको सबसे ज्यादा या सबसे आसानी से आप उसको कूल कर सकते हो, कूल फास्टर कह सकते हो। तो सबसे पहले प्लेट वाला पकड़ो, तो ये वाला सी ऑप्शन बन रहा है और ए ऑप्शन बन रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्यूब और स्फीयर के केस में। ठीक है, क्यूब में जो हमारा क्यूब है उसका जो सरफेस होगा वो कम होगा इन कंपेरिजन टू स्फीयर, तो इस केस में क्यूब जो है होगा वो स्लोएस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है मार्क द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आपको मार्क करना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है अ सिस्टम एक्स इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई, जो एक्स है वो थर्मल इक्विलिब्रियम है किससे, वाई के साथ है। ओके, बट नॉट जेड, तो एक्स जो है वो जेड के साथ नहीं है, एक्स जो है वो जेड के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो क्या कह रहा है सिस्टम वाई एंड जेड, वाई और जेड मे बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, मे बी, भाई जब कह रहा है ही नहीं तो मे बी का मतलब क्या है, दैट इज रॉन्ग ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन कह रहा है द सिस्टम एक्स इज थर्मल इक्विलिब्रियम इज विद वाई, तो एक्स जो है थर्मल इक्विलिब्रियम है किसके साथ, वाई के साथ। ओके, बट नॉट विद जेड, तो एक्स जो है वो जेड के साथ नहीं है, अगेन वही बात कह रहा है। ओके, सिस्टम ये नहीं है। ओके, सिस्टम वाई एंड जेड, वाई और जेड, ओके, इज इन आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, नहीं, थर्मल इक्विलिब्रियम में ईच अदर नहीं होंगे, क्योंकि देखो ऐसे केसेस में क्या होता है, हम कहते हैं एक्स वाई के साथ है, एक्स जेड के साथ है, देन वाई और जेड आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो दिस ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग। यहां लिखा हुआ है अ सिस्टम एक्स इज नाइदर, ओके, सिस्टम जो है वो एक्स नाइदर इक्विलिब्रियम एक्स, ठीक है, एक्स जो है ना ही वो वाई के साथ है, ओके, और एक्स जो है ना ही किसके साथ है, जेड के साथ है। फिर कह रहा है नॉर विद जेड, ओके, द सिस्टम वाई एंड जेड मस्ट बी, वाई एंड जेड मस्ट बी इन, मस्ट कह रहा है, नो, मे बी कहता तो देयर इज ए चांस, ओके, मस्ट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है अ सिस्टम एक्स इज नाइदर इक्विलिब्रियम, नाइदर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद वाई नॉर जेड, देखो वाई और जेड वही बात लिखी हुई, द सिस्टम वाई एंड जेड मे बी, देखो यहां मस्ट लिखा था, यहां लिखा है मे बी, तो जय ये चांस पॉसिबिलिटी है। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस वन, तो मे और मस्ट का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। रिफर टू द प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस टाइम, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का दिया हुआ है, द चेंज इन स्टेट, द चेंज इन द स्टेट ऑफ आइस ऑन हीटिंग, ठीक है, स्टेट ऑफ आइस ऑफ हीटिंग, हीटिंग में क्या हो रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, द रीजन ए बी, जो ए बी रीजन है, रिप्रेजेंट द आइस एंड वाटर
इन थर्मल इक्विलिब्रियम। नो, ऐसी बात नहीं है। सिंपली ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर हमें ये नहीं दिया, आइस लिखा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की जो आइस होगी वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज नॉट, वी कैन नॉट से कि थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है एट बी वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर यहाँ पर बनना शुरू होगा, ठीक है, दैट इज नॉट स्टार्टिंग। एट सी ऑल द वाटर ओके गेट कन्वर्टेड इनटू ने। सी से डी के बीच में वाटर जो होगा, देखो यहां पर ये 0 है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की हमारे पास आइस है, तो यहां तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बनेगा, वाटर बनेगा। देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे पहुंचेगा, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जो है यहां पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड की स्टीम पर पहुंचेगा। लिखा हुआ है सी एंड डी रिप्रेजेंट द वाटर एंड स्टीम आर इक्विलिब्रियम एट अ बॉइलिंग पॉइंट। ओके, सो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एट बॉइलिंग पॉइंट। So option D is correct. Okay, option D is correct. यहां पर देखो ये रीजन लिखा हुआ है, ओके, तो दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग, क्योंकि यहां कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहां आइस भी है और यहां पर वाटर हो गया, तो ये मिक्सचर बन जाना चाहिए, ठीक है। यहां पर कन्वर्जन हो रहा है, ओके, डेफिनेटली यहां पर आप ये कह सकते हो और आइस और वाटर होंगे, लेकिन ये जो रीजन है यहां लिखा हुआ है रीजन ए बी रिप्रेजेंट द आइस एंड वाटर इज, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलिए, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है देखते हैं। लिखा हुआ है अ ग्लास फुल ऑफ हॉट मिल्क इज पोर्ड टू द टेबल। ओके, सिंपली ग्लास रखा हुआ है, एक मिल्क रखा हुआ है ग्लास के अंदर, ओके, और वो टेबल पे रखा हुआ है। इट बीइंग टू कूल ग्रेजुअली, वो ग्रेजुअली कूल हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन नॉट करेक्ट है, ठीक है, ये पता करना है। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, द रेट ऑफ कूलिंग इज कांस्टेंट टिल मिल्क अटेन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। अच्छा, इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो यहां लिखा हुआ है रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि टेम्परेचर सराउंडिंग का क्या है और सिस्टम मतलब यहां पर हमारा मिल्क उसका क्या है। तो जैसे जैसे वो चेंज होता जाएगा, जो कूलिंग रेट होगा वो डिफरेंट होता जाएगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दैट इज करेक्ट। ओके, फिर देख लेते हैं ऑप्शन बी, द टेम्परेचर ऑफ द मिल्क फॉल्स ऑफ एक्सपोनेंशियली विद द टाइम। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये जो है ये करेक्ट है स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस, तो ये हमको रॉन्ग माना था तो हमने ए मार दिया। अच्छा, नेक्स्ट लिखा हुआ है वाइल कूलिंग देयर इज ए फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम मिल्क टू द सराउंडिंग। ओके, मिल्क से सराउंडिंग जाएगा एज वेल एज फ्रॉम सराउंडिंग टू द मिल्क, बट जो नेट जाएगा दैट इज फ्रॉम द मिल्क टू द सराउंडिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज कूल। ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट, all three phenomena, conduction, convection and radiations are responsible the loss of heat from the milk to the sun. That is also correct. मतलब अगर आप स्टेटमेंट कहें तो ये तीन स्टेटमेंट सही हैं हमारे, ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है और उसने गलत पूछा है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है देखते हैं। अ ब्लैक बॉडी एमिट्स रेडिएशन, एक ब्लैक बॉडी जो है वो रेडिएशन एमिट कर रही है ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी एट 5000 एंगस्ट्रॉम। जो वेव लेंथ दी हुई है दैट इज 5000 एंगस्ट्रॉम दी गई है, जब उसका टेम्परेचर क्या हुआ है 1227 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 1000, अब उसका टेम्परेचर क्या हो जा रहा है 1000 से इंक्रीज हो जा रहा है। अच्छा, टेम्परेचर को आपको 1000 से इस केस में इंक्रीज कर देना है, तो उस केस में ये पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी एमिटेड रेडिएशन की वो बताइए। वेवलेंथ एक्चुअली में पूछा है, तो आपको वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ बताया गया है, लैम्डा एम मतलब मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, टी को हम किस में लिख दें, टी को हमको देखना पड़ेगा, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में है तो टी को हम लिख देते हैं T1 पहले वाले केस में, तो 1227 प्लस 273, क्योंकि हमको इसको लिखना है किसमें, अगर हम जो भी ये काम करते हैं टेम्परेचर किस में लेते हैं केल्विन में, ठीक है, तो इसलिए हमने 273 का ऐड कर दिया, तो ये 0 आया, 7 8 9 और 10 का 0, फिर 1 कैरी गया तो ये हुआ 5। दिस इज द टेम्परेचर फॉर दस, और T2 की जो वैल्यू कह रहा है दैट इज कह रहा है 1000 और इसमें ऐड कर दें। अच्छा, 1000 और ऐड करेंगे तो 2500 केल्विन आ गया। ओके, 2500। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लैम्डा M1 T1 इज इक्वल टू लैम्डा M2 T2। अच्छा, लैम्डा M1 की वैल्यू कितनी दी गई है 5000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, T1 की वैल्यू कितनी है मल्टीप्लाइड बाई 1500 इज इक्वल टू लैम्डा M of 2 इंटू T2 की वैल्यू कितनी है 2500
500, ओके। तो लैम्डा ऑफ m2 इज इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 1500 अपॉन 2500, ओके। तो यहां पर ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, ओके। और अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस कम्स टू बी 5 5 25, ओके, एंड 5 3 15, तो ये 5 से ये 5 कैंसिल, तो 300 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 3000 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपली वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखते हैं। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ 1 मोल, मॉलिक्यूल कितना है, कितनी है 1 मोल की, ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, कैसी लिखी हुई है, मोनो एटॉमिक गैस लिखी हुई है, इसके बारे में समझ लीजिए। इज U इज इक्वल टू 3 NKT/2, ओके, U इज इक्वल टू 3 NKT/2, द वैल्यू ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस अंडर द कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको सभी को मालूम है एक फॉर्मूला Cp माइनस CV इज इक्वल टू R, ये फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है। और यहां पर हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस दी हुई है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के अकॉर्डिंग CV की वैल्यू क्या होगी, CV इज इक्वल टू 3/2R, 3/2R होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए, ओके। मोनो देखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, CV इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 इंटू R, और मोनो एटॉमिक के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो यहां पर मोनो के लिए लिख दिया। अच्छा, अब इसके अकॉर्डिंग आपसे Cp पूछा गया है, Cp इज इक्वल टू R प्लस CV। अच्छा, यहां पर CV की वैल्यू क्या है, R प्लस 3/2 ऑफ R, तो ये हुआ 3 2 5, 5R/2, ओके। तो देख लेते हैं ऑप्शन कितना आ रहा है, 5R/2, ओके। आई थिंक ऑप्शन में थोड़ा सा गलत लिख गया है, तो यहां पर ये जो R है, ओके, ये वाला R जो है ये यहां पर होगा, ये वाला R यहां पर होगा, ये वाला R यहां पर होगा, और ये वाला R यहां पर होगा। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, लिखा हुआ है द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इज 7/2R। अच्छा, Cp की वैल्यू हमको दी गई है, Cp इज इक्वल टू 7/2R, ये वैल्यू दी गई है। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। एक्चुअली में पूछा क्या गया है, Cp अपॉन Cv की वैल्यू पूछी गई है। तो आपको मालूम है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है, ओके। तो हमको Cp की वैल्यू दी है, तो Cp की वैल्यू दी है, तो Cv इज इक्वल टू Cp माइनस R, ओके। ये वैल्यू कितनी है, दिस इज 7/2R माइनस R, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5/2R। अच्छा, अब हमसे Cp/Cv की वैल्यू पूछी गई है, तो Cp अपॉन CV, Cp की वैल्यू कितनी है, 7/2R, और यहां पर है 5/2R, तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आया 7/5, ओके। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, लिखा हुआ है 3 ऑब्जेक्ट्स कलर्ड ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट कैन withstand hostile condition up to 2800 degrees centigrade, okay. These objects are thrown into a furnace where each of them attain a temperature of 2000 degree centigrade, okay. Which object will glow brighter? तो देखिए यहां पर बिल्कुल क्लियर आपको आंसर समझ में आना चाहिए। आपने ब्लैक बॉडी एमिशन पढ़ा होगा, तो ब्लैक बॉडी एमिशन के हिसाब से उसकी एमिसिटी 1 होती है, और वो सबसे ज्यादा वेव को ले सकती है, ठीक है, जितने भी वेवलेंथ के वेव आएंगे, और वही सबसे ज्यादा एमिट करती है। तो सिंपली इसका आंसर क्लियर कट ब्लैक बॉडी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ब्लैक बॉडी होगी वो होगी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 2 balloons are filled, one with pure helium gas and other by air respectively. If the pressure and temperature of these balloons are same, okay, टेम्परेचर जो है, प्रेशर और वॉल्यूम सब सेम है, प्रेशर टेम्परेचर, ओके, प्रेशर टेम्परेचर सेम है, ओके, ऑफ दीज वॉल्यूम्स आर सेम, देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या पूछा है, पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप समझने की कोशिश करो तो PV इज इक्वल टू NRT। अच्छा, इस केस में वो क्या कह रहा है कि प्रेशर
और टेम्परेचर, जो दो बॉलून्स लिए गए हैं उसमें एक में प्योर हीलियम भर दी गई है और एक में भर दिया गया है एयर। ओके, और उसके प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द वॉल्यूम, ओके, प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आप इस चीज को यहां पर समझो कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों केस में, तो इस केस में वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगी। देखो, क्योंकि n इज कांस्टेंट, n यहां पर हमको पूछा गया है पर यूनिट वॉल्यूम, तो n बाई वी, ओके, हमसे पूछ क्या रहा है n बाई वी, तो n बाई वी की वैल्यू अगर निकालोगे दैट इज आर ओनली, तो ये भी कांस्टेंट होंगे। सेम फॉर दिस, ओके, सेम फॉर बोथ बैलून। ओके, यहां पर पूछा क्या है नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां पर मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम निकाल लो, या मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम से फिर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम पे जब हम जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर हमारा क्या आएगा, सेम इन बोथ। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है देखते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ब्रास एंड स्टील। ओके, ब्रास और स्टील दिया हुआ है, ब्रास एंड स्टील, rods are alpha 1 and alpha 2, lengths of brass and steel rods are L1 and L2 respectively. If L2 minus L1 is maintained same at all temperature, which one of the following relation holds? तो देखो यहाँ पर इस केस में वो कह रहा है कि L2 minus L1, L2 minus L1 इज इक्वल टू, वो कहना जाता है L2 डैश माइनस L1 डैश। ओके, तो ये कह रहा है ये होल्ड सेम, तो ये क्या है, ये फाइनल है। तो देखो क्या हम लिखते हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फा डेल्टा T हम लोग लिखते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे L फाइनल इज इक्वल टू L, ओके, क्योंकि L इनिशियल तो L ही होगा, ओके, L प्लस L अल्फा डेल्टा T। ओके, यहां पर आप L कॉमन ले लो, तो ये हुआ 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ओके, तो यहां पर हम करेंगे क्या, देखिए L2 और L1 तो सेम ही रखेंगे, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L2 डैश की वैल्यू क्या होगी, L2 डैश की वैल्यू होगी L2, ओके, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर सेम रख रहे हैं, माइनस ऑफ L1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T। अच्छा, अब समझो यहां पर कि ये L2 फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L2 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा T माइनस L1 माइनस ऑफ L1 अल्फा 1 डेल्टा T। अच्छा, अब इस केस में सिंपली ये L1 और L2 और L1 ये कैंसिल हो जाएंगे, और अगर आप समझने की कोशिश करो तो डेल्टा T और डेल्टा T भी कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू L1 अल्फा 1, L2, हाँ, दैट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, इसको रीड आउट करते हैं। लिखा हुआ है द मॉलिक्यूल ऑफ गैस, गिवन गैस ऑफ अ गैस हैव आरएमएस वैल्यू जो दी गई है दैट इज 200 मीटर पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1.0 into 10 to the power of 5 Newton per meter square pressure. When the temperature and pressure of the gas are respectively 127 degrees centigrade and 0.05 into 10 to the power of 5 Newton per meter square, the RMS value of its molecule. देखिए RMS वैल्यू, अगर आप RMS वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ें तो VRMS is equal to 3RT/m होता है। VRMS is equal to 3RT/m हमारा फॉर्मूला होता है। तो सिंपली केस में हम कह सकते हैं कि VRMS is directly proportional to √T, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो पहले केस में जो टेम्परेचर दिया हुआ है दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, पहले केस में जो टेम्परेचर दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो हमारा आरएमएस वैल्यू दी है गिवन है वो 200 दी हुई है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि यहां पर ऐसे लिख सकते हैं VRMS 1/VRMS2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ T1/T2। अच्छा, T1 और T2 किस में होंगे, केल्विन में होंगे। तो यहां पर VRMS की वैल्यू पहले वाले की वैल्यू लिख देते हैं, दूसरे वाले की वैल्यू पूछी गई है, हाँ, तो 200/VRMS2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ,
27 प्लस 273 300, ओके। और यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम 273 ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करके यहाँ पर देख लेते हैं। 127 प्लस 273, तो ये आया 0789 28384, ये आया 400, तो अपॉन 400, ओके। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई दैट इज VRMS 2 इज इक्वल टू, ये 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 200 से होगा तो 400, और स्क्वायर रूट इधर आ जाएगा √3, 400 बाई √3 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? अ पीस ऑफ आइस फॉल फ्रॉम अ हाइट h हाइट से फॉल हो रहा है, सो दैट इट मेल्ट्स कंप्लीटली, वो कंप्लीटली मेल्ट हो जा रहा है। ओनली 1/4 ऑफ हीट produced is absorbed by the ice and all energy of the ice get converted into heat during its fall, okay। पूरी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी फॉल वाले में, ओके। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है? द वैल्यू ऑफ h, वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट, ओके। तो इस केस में अगर आप समझने की कोशिश करो, हम सिंपली लिखेंगे m इंटू एल। m इंटू एल क्या हो गया? जो हीट जनरेट हुई, ओके। m इंटू एल इज इक्वल टू mgh/4, ओके। सिंपल ये इक्वेशन एक बनेगी। m से m को कैंसिल कर दीजिए, ओके। और हमको चाहिए h की वैल्यू, तो h इज इक्वल टू 4l अपॉन g। अच्छा, l की वैल्यू हमको गिवन है, l की वैल्यू हमको गिवन है, l की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाइड बाई 3.4 इंटू 10⁵, ओके, अपॉन g की वैल्यू 10 है। अच्छा, अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे तो जो हमारा वैल्यू आएगी दैट कम्स टू बी आ, तो देखो यहां पर सिंपली आप देख सकते हो कि यहां पर 4 4 16 आएगा, 4 3 12 आएगा, 12 और 1 यहां से आएगा 13, तो 136 आएगा। और यहां पर हमको किलोमीटर में आंसर चाहिए, तो 136 किलोमीटर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? Two identical bodies are made of a material for which the heat capacity increases with temperature. Okay, one of them is at 100 degrees centigrade while other one is at 0 degrees centigrade. If the two bodies are brought in contact, okay, then assuming no heat loss, the final common temperature. तो इस केस में सिंपली ये बता रहा है कि फाइनल कॉमन टेम्परेचर क्या होगा। तो दोनों बॉडीज को आपने कांटेक्ट में लाया, और जो जब कॉमन, और यहाँ पर ये भी दे दिया गया है कि हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है। तो इस केस में आपको सिंपली क्या कहना है कि इसका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री वाला और वो 0 डिग्री बिल्कुल मिड में चला जाएगा, और दैट इज 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ओके, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? Two rods A and B of different material are weld together as shown in figure. The thermal conductivities are K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod. अच्छा, composite rod की आपको थर्मल, देखो इस ऐसे केसेस में जो इसका रेजिस्टेंस होता है R को हम कहते हैं R इक्वल टू जो L/A होता था L/A, लेकिन इस केस में R इक्वल टू L अपॉन KA, R इक्वल टू L अपॉन KA। तो इस केस में आप इसको रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लो ऐसे करके। पहली वाले के लिए क्या लिखोगे? आप लिखोगे देखो L जो है दैट इज D अपॉन K1 A, यहां पर लिखोगे D अपॉन K2A, ओके। अच्छा, अब हमसे पूछा है अगर इसका K क्या होगा, ठीक है। तो सिंपली एक फॉर्मूला आप समझो, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, R की वैल्यू क्या होगी? देखो R की वैल्यू जो होगी L तो आपका D है, ठीक है, D अपॉन K, ठीक है, K जो मुझे निकालना है, ओके, इंटू 2A। एरिया हमें 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया, ओके। दैट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू जो है हमारे पास जो दी है दैट इज D अपॉन K1A, ओके। एक वैल्यू D अपॉन K2A अपॉन D अपॉन K1A,
प्लस डी अपॉन K2A, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल इस चीजों को थोड़े से कैलकुलेशंस आपको सही से करने होंगे, अदरवाइज देखो ये डी ऊपर वाला डी स्क्वायर हो जाएगा, ओके, और ये एक डी है और एक नीचे डी है, तो ये डी तो सब कैंसिल हो गए, ठीक है, डी कैंसिल हो गए। अच्छा, यहां पर देखो एरिया जो है यहां पर अगेन एरिया को भी अगर आप देखो तो इसको मैं एक बार रीअरेंज कर देता हूं, तो ये होगा 1 अपॉन के इंटू 2a, ओके, इज इक्वल टू, ये आया 1 अपॉन दिस इज K1 K2 a स्क्वायर, और यहां पर जो वैल्यू आएगी दैट इज वो ऊपर चली जाएगी K1 K2 a स्क्वायर, हाँ K1 K2 a स्क्वायर, ओके, और यहां पर जो वैल्यू बचेगी दैट इज K2a प्लस K1a, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अच्छा, अब देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप कंपेयर करोगे तो K इज इक्वल टू K1 प्लस K2/2 आएगा। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखते हैं। 1 ग्राम ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम ऑफ वाटर है और उसमें जो 1 ग्राम ऑफ वाटर है और उसका वॉल्यूम जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट सेम टेम्परेचर अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 × 10⁵ पास्कल। द वॉल्यूम ऑफ स्टीम फॉर्म्ड इक्वल्स 1671 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, देखो यहाँ पर वॉल्यूम जो है सिंपली पहले 1 था और 1 ग्राम वाटर का अब इतना वॉल्यूम फॉर्म हुआ है। ओके, इफ द specific latent heat of vaporization of water is 2256 joule per gram, the change in internal energy, आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो इस केस में आप समझो कि आपने हीट सप्लाई की, ओके, और वो कन्वर्ट हुई किसमें, इंटरनल एनर्जी में और वर्क डन में। ओके, तो कितनी हीट सप्लाई की गई है, हीट जो सप्लाई की गई है वो m इंटू दिस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो Q को आप लिख सकते हो m इंटू एल इज इक्वल टू डेल्टा U, और इस केस में डेल्टा W जो है P डेल्टा V। ओके, वर्क डन जो है P डेल्टा V। अच्छा, m इंटू एल, m की वैल्यू 1 है, ओके, P की वैल्यू, L की वैल्यू हमको दी गई है 2256, हमको डेल्टा U की वैल्यू निकालनी है बच्चों, प्लस P जो है प्रेशर जो दिया हुआ है, प्रेशर इस मतलब जो हमारा प्रेशर है वो कौन से प्रेशर में है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अकॉर्डिंग ये हुआ 1 × 10⁵। ओके, वॉल्यूम देखो ये फाइनल वॉल्यूम है और ये इनिशियल वॉल्यूम है, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब में है, तो आप इसको मीटर क्यूब में लाओ तो क्या होगा, इसमें से -1 कर लेते हैं पहले, 167170 इंटू 10⁻⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶। ओके, जब 10⁻⁻�6 कर देंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा U की वैल्यू जो आनी चाहिए, डेल्टा U इज इक्वल टू 2089 जूल। ओके, दिस इज द आंसर इन दिस केस। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्या इक्वेशन यूज करनी है, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W भी लिख सकते हैं या W भी लिख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। लिखा हुआ है, अ टंगस्टन बॉडी ऑफ डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर इज एट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, इट रेडिएट 30% ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द ब्लैक बॉडी ऑफ सेम रेडियस। ओके, यहाँ पर रेडियस जो है वो सेम है, एंड टेम्परेचर देखो सेम रेडियस है और सेम टेम्परेचर है। ओके, फाइंड radius of black body which will radiate energy at same rate at the same temperature। ओके, सेम रेट से भी करे और सेम टेम्परेचर भी हो। ओके, तो इस केस में अगर हम Q का फॉर्मूला लिखें, Q जो रेडिएशन पावर का, रेडिएशन का फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू सिग्मा A T⁴। अब इसमें देखो टेम्परेचर सेम है, सिग्मा सेम रहेगा। ओके, क्योंकि टंगस्टन बॉडी है और बॉडी भी सेम ली जा रही है, तो Q
is directly proportional to area. Q is directly proportional to area. अच्छा, इस केस में अगर आप समझने की कोशिश करो कि अगर हम न्यू वाले के लिए हम लिखें एरिया पाई आर स्क्वायर, क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, कितना लिखा हुआ 30%, तो आप लिखोगे 0.30, ओके, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो यहां से ये पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और आप सिंपली आर की वैल्यू रख दो। अच्छा, आर की वैल्यू अगर रखोगे तो इस आर को निकालना है, आर इज इक्वल टू 0.3 का स्क्वायर रूट, और इस आर की वैल्यू कितनी दी है, 2.3। दिस वैल्यू इज गिवन 2.3 वैल्यू इज गिवन, ओके। तो 2.3 का आपको 2.3 का आप सिंपली 2.3 डायमीटर दिया है, सॉरी 2.3 डायमीटर दिया है, तो 2.3 को आप इसको डायमीटर को रेडियस के फॉर्म में रखना है, तो रखोगे 1 पॉइंट, इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 1.12, ओके। तो इसको रखो 1.12 का होल स्क्वायर, ओके, इसको ऐसा पूरा होल स्क्वायर कर लेते हैं, 1.12 का होल स्क्वायर। अच्छा, 1.12 का, एक मिनट इसको देख लेते हैं, 2.3, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ओके, 5 आएगा यहाँ पर, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, सिंपली इसको मैं सॉल्व क्या करूं, इसको पहले मैं सही करूं, ये जो वैल्यू है दैट कम्स टू बी आ 5, यहां पर 5 आएगा और यहां पर 5 आएगा, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे सिंपली आर के लिए, तो आर की वैल्यू जो आएगी इट कम्स टू बी आ 0.629 सेंटीमीटर, ओके। सो ये जो आंसर आएगा आर की वैल्यू ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, इसको रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 5 into 10 to power of -4 per Kelvin, ओके। लिखा हुआ है द फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द ग्लिसरीन फॉर राइज ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड। राइज कितना हो रहा है, 40 डिग्री। एक्चुअली में राइज का मतलब यहां पर यह है कि ये जो वैल्यू है ये दी है डेल्टा टी, ओके, इन इट्स टेम्परेचर। देखो हमको क्या चाहिए, फ्रैक्शनल चेंज चाहिए एक्चुअली में। तो फ्रैक्शनल चेंज को आप कैसे निकलोगे, फ्रैक्शनल चेंज को आप लिखोगे, मान लीजिए आपका इनिशियली जो हमारी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी रो नॉट है और फाइनल डेंसिटी रो है, ओके। देन आप क्या लिखोगे, रो, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है एक्चुअली, ओके, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। अच्छा, इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करें, इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे रो इज इक्वल टू रो नॉट, ओके, 1 माइनस, यहां डेंसिटी की बात हो रही है वॉल्यूमेट्रिक, तो आप लिखोगे गामा डेल्टा टी, ओके। अब इसको सॉल्व करो तो लिखोगे रो इज इक्वल टू रो नॉट माइनस रो नॉट गामा डेल्टा टी, ओके। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें और इस टर्म में लाएं, तो आप लिखोगे रो नॉट माइनस रो अपॉन रो नॉट, ओके, इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, तो आप लिखोगे रो नॉट माइनस रो अपॉन रो नॉट, ओके, दिस इज द इनिशियल वैल्यू। अच्छा, अब यहां पर गामा डेल्टा टी है, गामा की वैल्यू हमको दी है 5 into 10 to power of -4, ओके, पर केल्विन दी हुई है, और यहां पर दिया डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। तो बी केयरफुल, यहां पर बहुत केयरफुल है ना यहाँ पर, कि जो 40 है इसको आप 273 से ऐड नहीं करोगे, ठीक है। रीजन क्या है, ये चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, ओके, ये चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये चाहे सेल्सियस में लिखा हो चाहे केल्विन में लिखा हो, हमको एज इट इज उसको ऐसे ही लिख देना है 40, ओके। तो अगर आप इसको सही से सॉल्व करो तो दिस कम्स टू बी 0 4 5 20 और इंटू 10 to power of -4, और इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन आपका आएगा थर्ड, दैट इज इक्वल टू 0.020। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, द टू एंड्स ऑफ मेटल रॉड आर मेंटेन एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। दो एंड है वो ये टेम्परेचर मेंटेन है, ठीक है। द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रॉड इज फाउंड 4 जूल पर सेकेंड, ओके, इफ द एंड आर मेंटेन्ड एट द टेम्परेचर ऑफ 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 210 डिग्री सेंटीग्रेड द रेट ऑफ हीट फ्लो। तो देखो यहां पर
टेम्परेचर डिफरेंस पर रेट ऑफ हीट फ्लो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर 10 है और नीचे वाले केस में भी 10 है, तो इस केस में भी जो रेट ऑफ हीट फ्लो होगा दैट इज 4 जूल पर सेकेंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp अपॉन Cv, ये लिखा हुआ है Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। इसको इधर मैं लिख देता हूं, Cp अपॉन Cv इक्वल टू गामा का मतलब क्या है? ये लिखा हुआ है Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। ओके, तो यहां पर लिखा हुआ है डिग्री ऑफ फ्रीडम Fn है, तो गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई n होता है। ओके, गामा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई n। n क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसमें डायरेक्टली आपको आंसर समझ में आना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? अ गैस इज इक्विलिब्रियम एट T केल्विन। T केल्विन पर गैस जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम पे है। इफ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इज m, ओके, एंड इट्स कंपोनेंट ऑफ velocity in x direction is vx, the mean of its vx square, मीन चाहिए हमें vx स्क्वायर का। तो सबसे पहले आप v को समझने की कोशिश करो। v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj प्लस vzk। अच्छा, vzk, इस केस में अगर हम v, सिंपली v की बात करें विदाउट वेक्टर, तो v की जो वैल्यू आएगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर vy स्क्वायर vz स्क्वायर। तो यहां पर हम कहेंगे vx इक्वल टू vy इज इक्वल टू vz इज इक्वल टू vx। ओके, तो यहां से जो v की वैल्यू आएगी दैट इज √3vx। क्या आएगी? √3vx आएगी। अच्छा, और इसको v को हम क्या कहते हैं? v को हम कहते हैं Vrms। Vrms की वैल्यू क्या होती है? Vrms की वैल्यू होती है 3 kT/m, क्योंकि k के टर्म में है तो k के टर्म में लिखते हैं 3 kT/m इज इक्वल टू √3vx। तो √3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर जो vx की वैल्यू आएगी दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ kT/m। तो kT/m यहां पर स्क्वायर को पूछा गया है, ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर आप दोनों साइड कर लो, तो kT/m। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 2 स्टार्स A एंड B ऑफ सरफेस एरियाज SA एंड SB। ठीक है, 2 स्टार हैं A और B, 2 स्टार हैं, उनका सरफेस एरिया जो है SA एंड SB आपको गिवन है। ओके, एंड टेम्परेचर्स आर TA एंड TB। टेम्परेचर जो है TA है और TB है। ठीक है, TA एंड TB ग्लो Z एंड ब्लू। ठीक है, ये Z ग्लो करता है और ये ब्लू ग्लो करता है। ठीक है, तो हमसे टेम्परेचर के बारे में पूछा गया है। तो देखो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग लैम्डा m इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, और हमको मालूम है कि Z लाइट की लैम्डा ऑफ Z इज ग्रेटर देन लैम्डा ऑफ ब्लू। ओके, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? वेवलेंथ किसकी ज्यादा होती है? Z की ज्यादा होती है और ब्लू की कम होती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर होगा, ठीक है, टेम्परेचर होगा किसका? Z का, वो कम होगा, और Z वाला टेम्परेचर कौन है? A। ठीक है, Z वाला टेम्परेचर A है, तो TA इज लेस देन TB। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है द मीन फ्री पाथ ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो, इस वाले से बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मीन फ्री पाथ का पहले फॉर्मूला आना चाहिए। मीन फ्री पाथ लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई डी स्क्वायर एन। ओके, पाई डी स्क्वायर एन। अच्छा, यहां पर जो हमको कहा गया है डी जो है डायमीटर है और यहां जो है रेडियस दी हुई है, तो डी इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 2r। तो इस केस में आप लिखो लैम्डा इज इक्वल टू 1/√2। ओके, पाई डी की जगह आप 2r लिखोगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर एन। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो तो इसने इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है, किसके होगा? तो ये √2 पाई 4 और n को आप कांस्टेंट कर दो, तो लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर।
तो देखें लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, तो क्वेश्चन नंबर 33 अगर पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 33 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे ऐसे क्वेश्चंस आपके केस में आते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टीम कैसे दी गई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे दी गई है, इज पास्ड इनटू अ 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, व्हाट वाटर acquired a temperature of 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वाटर अमाउंट पूछा है, द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी। ओके, अब मास किसका पूछा है, अब मास जो है वाटर का कितना प्रेजेंट हुआ। क्या हुआ कि एक स्टीम है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड में आपने पास की 20 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है, 20 ग्राम ऑफ वाटर में जिसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उस वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उस केस में वाटर कितना होगा। तो देखो इस केस में सबसे पहले एक बात को समझो कि जो हमारी स्टीम है, ठीक है, हमारी स्टीम है, तो वो स्टीम जो है वो लेट m ग्राम ऑफ स्टीम हम ले रहे हैं, जो इसके लिए जरूरत है m ग्राम ऑफ स्टीम। तो ये जो m ग्राम ऑफ स्टीम होगी वो क्या करेगी, m ग्राम ऑफ स्टीम, देखो m ग्राम ऑफ स्टीम खुद को लिक्विड में कन्वर्ट करेगी और लिक्विड में कन्वर्ट करके वो 80 डिग्री तक जानी चाहिए, ठीक है, कितने जाने चाहिए 80 डिग्री तक। तो यहां पर हम लिखेंगे हीट लॉस, हीट लॉस कौन कर रहा है, स्टीम कर रही है, तो Q1 इज इक्वल टू ml प्लस ms डेल्टा टी। देखो इस वाले केस में m इंटू एल, m जो है मास है जो हमको पता करना है, पता करना नहीं है, m जो है वो स्टीम का मास है, पता क्या करना है, जो हम m आएगा और 20 इन दोनों को ऐड करके लिख देंगे वो आ जाएगा। अच्छा, L के बारे में अगर हम बात करें तो L दिया होगा हमको लेटेंट हीट ऑफ स्टीम 540। ओके, 540 हमको दिया हुआ है, तो इसको ऐसे कर दें m इंटू 540, ठीक है, प्लस m और स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट जो दी है दैट इज यहां पर वाटर की ही लेनी है 1 इंटू, अच्छा टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है 100 से 80 जा रहा है इस केस में, तो 100 माइनस 80। ओके, 100 माइनस 80 किया जाएगा, तो यहां पर 540 आ गया या 20 आ गया, तो ये आ गया 560 m। अच्छा, अब यही हीट जो है ये हमारा वाटर लेगा और ये वाटर अपनी स्टेज चेंज नहीं कर रहा है, तो हीट गेन क्या होगा Q2 इज इक्वल टू, मास कितना दिया है 20। ओके, मास हमको दिया है ms डेल्टा टी हमको लगाना पड़ेगा, तो 20 इंटू 1 इंटू, अच्छा 100 से हमारा कहां से 10 से 80 गया है, ठीक है, तो 80 माइनस 10, तो इसकी वैल्यू आ गई, ये आया 7 और 240 1400। ओके, 1400 वैल्यू आ गई। अच्छा, इस 1400 को अब इन दोनों को बराबर कर दें, Q1 इक्वल टू Q2। ओके, तो 560 m इज इक्वल टू 1400, ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, m इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाई 56, ये वैल्यू आपको आ गई 140 अपॉन 56। अगर आप इसको सही से कैलकुलेट कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 2.5, m की वैल्यू कितनी आ गई 2.5। अच्छा, मैंने क्या बोला था, आंसर कैसे निकलेगा, इसको और 20 को आप ऐड करोगे, तो 20 प्लस 2.5 मीन्स 22.5, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन अ फ्लेम, फ्लेम में हीट किया गया है, इट फर्स्ट बिकम अ ड्यूअल Z एंड देन बिकम Z इज येलो एंड फाइनली टर्न टू अ व्हाइट हॉट, ठीक है, द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अबव ऑब्जर्वेशन इज पॉसिबल बाई, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नहीं, स्टीफेंस लॉ नो, किरचॉफ लॉ होगा ही नहीं, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि यहां पर जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके वेवलेंथ में चेंजेस आएंगे। ओके, और ये जो कलर जो आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वेवलेंथ की वजह से आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट टू द वाटर एट 0, देखो यहां पर केवल मेल्टिंग हो रही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट हो रहा है वाटर, आइस मेल्ट हो रही है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में, कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, द रिजल्टेंट इंथैल्पी इज द रिजल्टेंट चेंज इन इट्स इंथैल्पी टेकिंग दैट लेटेंट हीट ऑफ द आइस। ओके, तो यहां पर सिंपली आप कह सकते हो Q, ठीक है, Q जो होगा किस केस में, जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर पे जाए, तो Q इज इक्वल टू m इंटू एल।
अच्छा, m की वैल्यू हमको दी गई है, m की वैल्यू दी गई है 1 kg, लिख लेते हैं। l की वैल्यू हमको दी है 80 और हमारा आंसर भी 80 किलो कैलोरी। ठीक है, ये बात हो गई किसकी, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 80, ये आ गई 80। अच्छा, इस केस में हमसे पूछा गया है इंथैल्पी चेंज। ठीक है, तो इंथैल्पी चेंज यहां पर देखो, जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो Q इज इक्वल टू, ठीक है, एम एस डेल्टा टी। ठीक है, एम एस डेल्टा टी, देखो एम एस डेल्टा टी, तो यहां पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर को आप क्या लोगे इस केस में, Q इज, मास तो हमारा 1 दिया हुआ है, तो हमको लेना क्या है, टेम्परेचर एक्चुअली में चेंज हुआ है, यहां पर टेम्परेचर ना चेंज होके यहां पर हुआ है, तो इस केस में इसको ऐसे लो, इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, Q नहीं S इंथैल्पी, S इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा टी जो है दैट इज 273 डिग्री। ओके, तो इस केस में आप Q की वैल्यू कितने लिखोगे, I80 ओके अपॉन 273। तो इसको अगर देखो यहां पर केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, सिंपली केल्विन में दिया हुआ है, और 80 यहां पर क्या है, वेट अ मिनट, यहाँ किलोग्राम में दिया है, यहाँ ग्राम में था, तो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पर m में को 10 टू पावर ऑफ 3 लिख लो, और यहाँ पर 10 टू पावर ऑफ 3 कर लो, क्योंकि ये किलोग्राम में था, इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहिए था, इंटू 10 टू पावर ऑफ 3। ओके, इंटू 10 टू पावर ऑफ 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपकी वैल्यू आनी चाहिए दैट इज 293 कैलोरी पर केल्विन, ये आंसर आपका आएगा। क्लियर हो गया बात, चलिए, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ स्टार इज आर, क्या दिया है, स्टार की रेडियस आर दी है, एंड इट एक्ट्स एज अ ब्लैक बॉडी, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द स्टार इन विच द रेट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इज Q। ओके, तो इस केस में आपको सिंपली रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बताया गया है, तो पावर जो रेडिएशन होती है, पावर P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी टू पावर ऑफ 4, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। पावर के केस में P इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। अच्छा, पावर जो होती है नथिंग बट, आप कह सकते हो W, पावर इज इक्वल टू रेट लिखा हुआ है ना, रेट, तो इसको आप Q से रिप्लेस कर सकते हो। ओके, Q इज इक्वल टू सिग्मा, ए की वैल्यू हमारे केस में क्या है, सरफेस एरिया। ओके, तो 4 पाई आर स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ 4। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया है, हमसे एक्चुअली में पूछा गया है टेम्परेचर। ओके, तो टेम्परेचर के बारे में अगर आप बात करो, तो टेम्परेचर के बारे में यहां से बात करोगे तो T इज इक्वल टू Q अपॉन सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टू द पावर ऑफ 1/4। ओके, सो देखो यहां पर कोई वैल्यू आ रही है क्या, 1/4 वाली वैल्यू। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, इफ Cp एंड Cv डिनोट्स द स्पेसिफिक हीट। ओके, और स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास कहा गया है। ठीक है, देखो यहां पर यूनिट मास कहा गया है आइडियल गैस के लिए, और मॉलिक्यूलर वेट जो दिया हुआ है m दिया हुआ है। देखो ऐसे केस में जब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ओके, यहां पर जो दिया हुआ है, जो स्पेसिफिक हीट दी है पर यूनिट मास दी है, और जो हम ये Cp और Cv लिखते हैं दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। ये कौन सी स्पेसिफिक हीट है, मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, इस केस में अगर हम इस वाले केस में लिखें स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास, तो हम लिखेंगे Cp इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इनटू स्मॉल cp। ओके, नेक्स्ट जो यहां पर लिखेंगे Cv के लिए, Cv इज इक्वल टू mCv। ठीक है, स्मॉल cv है ये, स्मॉल, इसको बनाते हैं Cv। ओके, तो इस केस में अगर हम इसको इस इक्वेशन में रख दें तो हमारा आना चाहिए स्मॉल cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बाई M। तो देखो ये ऑप्शन कहीं आ रहा है, Cp माइनस Cv R बाई M, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कहता है, टू रेडिएंट एनर्जी, दो रेडिएंट एनर्जी हैं, टू रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रिसीव एट अ डिस्टेंस r from the center of a star
center of a star of radius small r whose outer surface radiation as a black body at a temperature T Kelvin is given by. ओके तो इस केस में एक्चुअली में आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, S फाइंड आउट करना है. ओके तो S जो होता है, S मीन्स फॉर स्टार के केस में S इज इक्वल टू P अपॉन जो हमारा उसका सरफेस एरिया होगा, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. अच्छा P की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू सिग्मा ए को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर टी टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहां से 4 पाई और 4 पाई कैंसिल, तो जो हमारा s की वैल्यू आएगी दैट कम्स टू बी ए सिग्मा स्मॉल r टू द पावर ऑफ सिग्मा 4 तो होना नहीं चाहिए पहले, सिग्मा आर स्क्वायर टू द पावर 4 अपॉन दिस. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस रेडिएट द हीट एट a rate of 7 calorie per centimeter square second at a temperature of 727 degree centigrade. Rate of heat radiated in the same unit. Okay, देखो क्या लिखा हुआ है, E is directly proportional to T to power of 4. ये आप जानते हैं, तो आप लिखिए E1 upon E2 is equal to T1 upon T2 to the power of complete power of 4. तो E1 की वैल्यू क्या है, 7 है. ओके अपॉन E2 की वैल्यू E2 रहने देते हैं. T1 की वैल्यू क्या है, 227. तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं 227 प्लस 273 अपॉन दूसरा टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 727 प्लस 273 टू द पावर ऑफ 4. अब इसको करना क्या है, अब इसको आपको सिंपली सॉल्व कर लेना है, और अगर आप इसको सही से सॉल्व करते हो तो E2 की वैल्यू जो आ जाएगी 112 आ जाएगी. सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 40. क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखते हैं. द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज अ टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन. 1 केल्विन से आपको बढ़ाना है तो आपको हीट रिक्वायर्ड चाहिए. तो देखो हीट की वैल्यू अगर हम लिखें Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी. ओके MS डेल्टा टी, क्योंकि देखो इस केस में हमारे पास दो जो कॉपर है दोनों ही कॉपर है, तो S की वैल्यू सेम रहने वाली है. मास भी हमारे लिए इस केस में मास चेंज होगा मे बी, ठीक है. तो मास को हम लिख दें, क्योंकि यहां पर रेडियस के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हो 4/3 पाई आर क्यूब. ओके दिस इज द वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी इनटू S इनटू डेल्टा टी. तो अगर आप इस केस में समझने की कोशिश करो कि डेल्टा टी, ठीक है, दोनों केसेस में 1 केल्विन है. ओके S की वैल्यू सेम है बिकॉज कॉपर है, डेंसिटी सेम होगी, ठीक है, लिखा नहीं है लेकिन डेंसिटी को हमको यहां सेम लेके चलना होगा. तो आप कह सकते हो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RQ. अच्छा यहां से आप लिख सकते हो Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब. ओके R1 का क्यूब क्या होता है जो यहां पर दिया हुआ है, दैट इज 1.5 R2 अपॉन R2. ओके इस केस में ये R2 और R2 कैंसिल, तो 1.5 को आप क्या लिख सकते हो 15 अपॉन 10 का क्यूब. ओके दिस इज इक्वल टू 5 या 10, नो 5 से नहीं जाएगा, दैट इज रॉन्ग. तो इसमें कर दो 5 2 या 10, 5 3 या 15. ओके तो 3 3 या 9, 9 3 या 27, तो यह है 27 अपॉन 8. ओके सो अगर आप चेक करो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन.